देखते जाना पीरियोडिक टेबल ऑफ क्लास 9 आईसीएससी। पीरियोडिक टेबल बनाने का जरूरत क्यों पड़ा? पीरियोडिक टेबल मुझे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे मतलब मेरे साथियों को, जैसे न्यूलैंड, डॉगनर, बोर, वार्नर, रेज, जो अब भगवान को प्यारे हो चुके हैं। क्या दे आर नॉट अलाइव बट दे डिड अ रिमार्केबल जॉब इन द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल का नीड क्यों था? सपोज दैट किसी क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, कितना बोले 100 स्टूडेंट्स है, तो आर्बिट्रेरी क्या पॉसिबल है सबका नाम याद कर पाना? नहीं नहीं है ना। तो और हम क्या करते हैं उस केस में, जितना ए नाम वाला स्टूडेंट है उसको एक साइड बैठा देते हैं, जितना बी नाम वाला है उसको उसके बगल में, ठीक है, सेकेंड रो पे, जितना सी नाम वाला है उतने नेक्स्ट रो में। तो ऑन एन एवरेज कितना आ जाएगा? 26 लेटर होता है ना, 25 ही मान के चलो। तो ऑन एन एवरेज कितना आ जाएगा? हर एक लेटर वाला कितना होगा? अरे हर एक लेटर वाला अगर 100 स्टूडेंट है तो कितना ऑन एन एवरेज कितना पर्सन आएगा? 4 आएगा ना। अरे 26 लेटर होता है ना, मान के चलते ऑन एन एवरेज कितना है? 25 लेटर्स है। तो ऑन एन एवरेज अगर 25 ही है और टोटल स्टूडेंट्स कितना है? क्या बोलो बोलो कितना है? हाँ 100 है। तो वी कैन इजिली से दैट एक लेटर पे कितना स्टूडेंट फॉल करेगा? 4 करेगा ना। और मान लो ए लेटर वाला स्टूडेंट है, ठीक है, तो ए लेटर वाला कौन सा नाम होता है? इंडियन नेम, अंकित, अमित, यही सब तो नाम होता है, फलाना ढिमकाना, क्या यही सब तो नाम होता है? तो इतना क्या होगा, एक दिन डिफिकल्ट लगेगा अपने को, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन मतलब 4-5 दिन के बाद क्या होने लगेगा, हम लोग को याद रहने लगेगा कि नहीं ये सब ए वाला नाम है तो सारा एक कैटेगरी में बैठा है, तो सारा ए नाम वाला एक साइड, बी नाम वाला एक साइड, सी नाम वाला एक साइड। कहने का मतलब ऑन एन एवरेज सारा 100 स्टूडेंट्स का नाम हम लोग को याद रहने लगेगा। सिर्फ और सिर्फ किस बेसिस पे कैटेगराइज करने पर? सिर्फ और सिर्फ लेटर वाइज नेम को कैटेगराइज करने पर। अब ध्यान से सोचो, 18th सेंचुरी के अराउंड, मतलब जब 18th सेंचुरी का टाइम था तो उस समय सिर्फ और सिर्फ 31 एलिमेंट्स लोगों को पता था। कितना? अप्रोक्सीमेटली 31 एलिमेंट्स वेयर नोन। लेकिन 65 तक आते आते लगभग 1650 तक आते आते अप्रोक्सीमेटली 65 एलिमेंट्स वेयर नोन टू द पीपल। तो सबसे पहला साइंटिस्ट जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पे वर्क करा, ठीक है, ध्यान देना यहाँ, वो था जोसेफ प्राउस्ट। द मैन वाज जोसेफ Proust. He was the first most eminent scientist who worked for the invention of periodic table. जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है। जोसेफ प्राउस्ट का जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट था कि मतलब उसको जो मन में आया बड़बड़ा दिया, ठीक है। He told that every element has a periodic property which resembles with hydrogen. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हाइड्रोजन के साथ जितना भी एलिमेंट है ना उसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मैच करता है। मतलब दे आर इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, इन टर्म्स ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इन टर्म्स ऑफ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जो मन में आया बोल दिया। कुछ दिन तक तो लोगों को अच्छा लगा, लेकिन क्या है, अच्छा चीज़ ज़्यादा दिन तक अच्छा नहीं लगता है। तो उस समय के लिए ये अच्छा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों को खामियां नज़र आने लगा। बाद में इसको क्या कर दिया गया? डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। तो लिख लेना, जोसेफ प्राउस्ट स्टेटेड दैट एवरी एलिमेंट रिजेंबल्स पीरियोडिक टेबल। बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे, अभी आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा ऐसा, और तुम लोग के बुक से थोड़ा ऊपर लेवल भी लेके जाएंगे, इसलिए बहुत एंटरटेनिंग भी रहेगा और कुछ वैसा साइंटिस्ट का नाम भी सुनने को मिलेगा जो तुम लोग के बुक में अभी तक मेंशन नहीं किया गया है, बट दे हैड डन अ रिमार्केबल जॉब इन द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, सो अकॉर्डिंग टू जोसेफ प्राउस्ट, he stated that
He stated that every element has an integral property associated with hydrogen. Keep on writing. Every element has an integral property होगा regarding with what? Physical and chemical that are associated with the properties of hydrogen. But this theory was later on discarded. But this theory later on was discarded. तो इसके बाद जो सेकंड साइंटिस्ट आता है जिसको हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं, लेवोइजियर। लेवोइजियर को हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेकेंड मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट इमर्ज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाज लेवोइजियर। इसके मन में जो आया उस समय के हिसाब तक क्या था, कुछ एलिमेंट्स पता था, ठीक है। तो इसने क्या करा, उसको मेटल्स और नॉन मेटल्स के केस में डिवाइड कर दिया। किसके किसके केस में? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। अकॉर्डिंग टू लेवोइजियर every element in the periodic table was at that time was able to be classified into two categories. First one is metal and the second one is non-metal, ठीक है। तो he categorized the elements in terms of metals and non-metals। कुछ समय तक तो ये भी अच्छा लगा, लेकिन फिर से नेचर का वही रूल, कुछ समय तक तो नया चीज़ आदमी को अच्छा लगता है, लेकिन फिर क्या होने लग जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाता है। यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हुआ, पहला काम तो ये फादर ऑफ केमिस्ट्री था, तो उस समय तक तो इसका नाम बहुत फेमस था। पीपुल हैड टू रिजेंबल द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ कैटेगराइजेशन। लोगों को विश्वास होगा कि नहीं कि अब ये बेस्ट क्लासिफिकेशन है, लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट हुआ जब मेटलॉइड्स का डिस्कवरी हुआ। जब मेटलॉइड्स का डिस्कवरी हुआ तो लेवोइजियर तो बोल के गया था कि पूरे एलिमेंट को सिर्फ और सिर्फ दो ही कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। लेकिन जब मेटलॉइड या सेमी मेटल जिसको बोलते हैं हम लोग, वो जब डिस्कवर हो गया तो फिर इसका थ्योरी फेल हो गया ना। इसके बाद जो थर्ड साइंटिस्ट आता है, he was Döbner, जोहान वोल्फगैंग डॉबनर। लिखना, थर्ड साइंटिस्ट was जोहान वोल्फगैंग डॉबनर। Döbner had given law of trades. According to John Wolfgang Döbner, he had given law of trade. According to him, ये लॉ ऑफ जो ट्रेड दिया था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास था। मतलब ये ट्रेड जैसे होता है ना, अरे ट्राई किसी के आगे लग जाए, जैसे ट्राई क्लोराइड, इसका मतलब क्या समझ में आता है कि क्लोरीन कितना होगा, 3 होगा, अरे 3 क्लोरीन होगा। अच्छा, ट्राई ऑक्साइड, इसका मतलब 3 ऑक्सीजन होगा ना। उसी तरह से ही हैड गिवन ट्राइड्स मीन्स 3 के कैटेगरी में इसने क्या करा, डिवाइड करा। किसको? एलिमेंट्स को, मतलब 3 का ग्रुपिंग किया, ठीक है, जिसको हम लोग ट्राइड्स बोलते हैं। तो 3 का जो ग्रुपिंग था, सबसे पहला ग्रुप था लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है। ये याद रखना है, सारा ट्राइड्स है। लिखते जाओ फिर और भी करते हैं। कम ऑन, कीप ऑन राइटिंग फास्टर। Keep on writing faster as quickly as possible.
ये वाला क्या था? 7, 23, 39। कैल्शियम का सबको पता है कितना होता है? 40, पता है ना? कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है? 40। स्ट्रॉन्शियम और बेरियम को बताओ जल्दी से, बोलो बोलो बोलो। 88, 137। क्लोरीन का कितना आता है? 35.5। आयोडीन का 127। और ब्रोमीन का, किसको पता है ब्रोमीन का? जल्दी बोलो, टेल मी फास्ट। ब्रोमीन का 80। आयरन, कोबाल्ट और निकेल ये भी था। इस वाले को मिटा दें क्या? जोसेफ प्राउस्ट को मिटाते हैं। डॉर्नर का चल रहा है, कितना फ्रेम किए? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। फिफ्थ में लिख लेना, ये बाद में एक्सेप्शन के रूप में आया था। 1 मिनट। फोर्थ नंबर लिखते जाना, सल्फर, सेलेरियम, टेलुरियम। 127 इसका भी होता है, याद रखना। 126.8 के अराउंड होता है। सल्फर का बोलो 32, अरे आना चाहिए ना। सेलेरियम बोलो 79। सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। इसके बाद आता है, क्या हुआ? लिख रहा है क्या? लिखते जाओ, मिटाते जाएंगे तो फिर। पाइप हो गया, रिटर्न। इस बात यहाँ पे लिख रहे हैं, ये पता है कि इसका सिंबल है फॉस्फोरस, आर्सेनिक और स्टीबियम। स्टीबियम मीन्स एंटीमनी। फॉस्फोरस, आर्सेनिक और स्टीबियम। राइट इट फास्टर। थर्टी 175, 120 कितना हुआ? 5 हुआ है ना। एक और लिख लेना, छठा। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम हो गया। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम भी हो ही गया क्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 लिख लिया। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी हो ही गया। राइट इट फास्टर। नेक्स्ट, यहाँ पर कितना हो जाएगा मैग्नीशियम का? 24 होगा ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम और हो गया। सातवां बाद में इसको एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर इसको एक्सेप्ट किया गया था। हाँ, लिखा हो जाएगा तो बोलना, दिस वाज जॉन वोल्फगैंग डॉर्नर। ठीक है, जॉन वोल्फगैंग डॉर्नर। लिख लिया। बाद में देख लेना, तुम लोग के बुक में नॉर्मली बस देता है सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, सॉरी लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, और एक है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बस गरीब की तरह बस यही 3 ही दे देता है, ठीक है। इसके अलावा भी और था जो डॉर्नर के द्वारा ट्राइड के रूप में यूज किया गया था। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है लिखते जाना। अकॉर्डिंग टू डॉर्नर, द मेन स्टेटमेंट दैट वाज स्टेटेड, अकॉर्डिंग टू डॉर्नर, द मोस्ट important
thesis that was given was that sum of first and third element of the thread is determined and its average is found. ध्यान देना, तुम्ही को बोल रहे हैं। हाँ, क्या बोले? फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का क्या बोले? एवरेज निकाला गया। क्या एवरेज में? क्या एवरेज एटॉमिक मास। तो बाद में पता चला कि ये मिडिल वाले के इक्वल आ रहा है। जैसे कि निकाल के दिखा देते हैं। देखो, जैसे सपोज दैट ये 7 है और 39 है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? 7 प्लस 39/2, तो कितना आ रहा है रे? 46 आ रहा है ना? 46/2 कैंसिल आउट होकर करो, कितना आ रहा है? 23। तो देखो, 23 इसका है क्या? मिडिल वाले का। मतलब क्या? फर्स्ट और थर्ड वाला का एवरेज एटॉमिक मास मिडिल वाले के इक्वल होगा। ऐसा कौन कहा था? डॉर्नर। और इसी बेसिस पर याद रखना, हर एक में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया था। ठीक है, हर एक में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ये लिया था। ठीक है, और इस तरह से इसने क्या करा? 3-3 का पेयर बनाया, जिसको हम लोग ट्रेड के नाम से जानते हैं। और ये जो लॉ था ना, ये फर्स्ट और थर्ड का एवरेज मिडिल वाले के इक्वल होगा। दिस वाज बेसिकली द स्टेटमेंट दैट वाज गिवन बाय सर जॉन वुल्फगैंग डॉर्नर। ठीक है, नेक्स्ट आता है लोथर मेयर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मिटा दें इसको ना। नेक्स्ट आता है कौन सा साइंटिस्ट चल रहा है ये? फोर्थ था क्या? थर्ड था। पहले कौन था? प्राउस्ट था। फिर प्राउस्ट के बाद बताओ कौन आया था? लवेजियर आया। लवेजियर क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इनटू अ ग्रुप ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ा हो गया जब मेटलॉइड वेर डिस्कवर्ड। ठीक है, मेटलॉइड्स आने के बाद फिर वो हट गया। नेक्स्ट आया कौन? डॉर्नर। ठीक है, डॉर्नर के बाद आता है लोथर मेयर्स क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है लोथर मेयर्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, लोथर मेयर ने क्या करा? एवरेज एटॉमिक मास उस समय तक पता था। एवरेज एटॉमिक मास पता था। लोथर मेयर ने क्या किया? डेंसिटी भी पता था। ठीक है, लोथर मेयर ने क्या करा? एटॉमिक वॉल्यूम निकाला। क्या बोले? लोथर मेयर डिटरमाइंड, लिखते जाना स्टेटमेंट। लोथर मेयर डिटरमाइंड और कैलकुलेटेड atomic volume by dividing atomic mass with their respective density. By dividing atomic mass with the respective densities of the elements, and he plotted a curve showing the variation between atomic volume and atomic mass. Atomic volume and atomic mass. Atomic volume and atomic, showing the interrelationship between atomic volume and atomic mass. He put in his curve he put alkaline earth metal at the crest portion of the curve. He put alkaline earth metal, sorry, alkali metal लिखना। ठीक है, he put alkali metal at the crest portion of the curve. He put alkali metals in the crest portion of the curve. Written
Next, alkaline earth metals were placed in the descending portion of the curve. Alkaline earth metals were placed in the descending portion of the curve. Alkaline earth metal were placed in the descending portion of the curve. Transition element and metalloids were placed at the bottommost part of the curve. Transition element and metalloids were placed at the bottom of the curve. However, in the ascending portion of the curve, halogen groups were placed. Halogen groups were placed, showing a strong interrelationship. Showing the strong interrelationship between chemical properties of the elements. Note it down that Lothar Meyer was the scientist who laid the foundation for the future that atomic mass might be a huge chance for formation of periodic table in modern era. ठीक है क्या? इसको हम लोग लॉथर मेयर्स का कर्व भी बोलते हैं हम लोग. ठीक है, यहाँ पर तो क्या था, एटॉमिक वॉल्यूम था, और यहाँ पर क्या था अपना एटॉमिक मास था. कर्व ऐसे प्लेस किया था. जो बॉटम मोस्ट पोर्शन था उसमें क्या डाला गया, ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर मेटलोइड. बॉटम वाले पोर्शन में ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर मेटलॉइड्स को प्लेस किया गया. जो टॉप मोस्ट कर्व था वहाँ पे अल्कली मेटल्स को प्लेस किया गया था. टॉप मोस्ट पोर्शन में अल्कली मेटल्स को प्लेस किया गया था. हाँ हाँ, तो कौन सा होगा, लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम, दे वर अल्कली मेटल्स. ध्यान से देखो, डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व कौन है, लगता है तुमको कि ये पोर्शन होगा, ये पोर्शन होगा आगे आने वाला, ये पोर्शन होगा डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व. क्या ये तो असेंडिंग हो गया. डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व में अल्कलाइन अर्थ मेटल को प्लेस किया था. राइट इट, अल्कलाइन अर्थ मेटल. लिख लिया. But keep on writing faster. Written. यहाँ पर था, बताओ डिसेंडिंग पोर्शन यही था ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, दे आर प्लेस्ड हियर. ओके, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. हेलोजन ग्रुप को किस में प्लेस किया गया था, इन द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व. तो हेलोजन ग्रुप कौन कौन सा है बताओ, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. ठीक है, तो असेंडिंग पोर्शन ये रहा, फ्लोरीन, अगला ये यहाँ पे होगा ब्रोमीन, नेक्स्ट आयोडीन, इसके बाद. ठीक है, लोथर मेयर्स क्लासिफिकेशन वाज मोस्ट इमिनेंट डिस्कवरी. ओके,
नेक्स्ट आता है अगला साइंटिस्ट। अच्छा, लूथर मेयर का जो कंडीशन था, इससे क्या क्या सीखा बताओ तो। वो क्या फाउंडेशन रखा कि एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास हो सकता है इन फ्यूचर या तो इससे दोनों में से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बन जाए। ही स्टेटेड कि आने वाले टाइम में ना या तो यही आधार होगा, यानी यही बेस होगा पीरियोडिक टेबल का नींव। ये वही कैरेक्टरिस्टिक्स है। बोला कि डेंसिटी तो हो ही नहीं सकता, एटॉमिक मास को सॉरी एटॉमिक वेट को ही डिडंट कंसिडर। ठीक है, बाद में इसी के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, पता है कौन? सर डिमित्री मेंडेलीव। ठीक है, कि शायद इसके बात को लेते हुए आगे बढ़ता है, इसे कर्व को भी वो नोट करता है। और एक चीज़ और तुमको पता है, लिथियम सोडियम पोटासियम दिख रहा है, डॉर्नर्स लॉ ऑफ ट्रेड भी यहाँ पे दिख रहा था, नजर आ रहा है। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन दिख रहा है ना, बेरिलियम मैग्नीशियम स्ट्रोंशियम दिख रहा था, अभी जस्ट दिखाए थे। उसका झलक इसमें भी मिलता है। किसका लॉ ऑफ ट्रेड कौन दिया था? सर डॉर्नर। डॉर्नर का जो पीरियोडिक टेबल का जो क्लासिफिकेशन था, उसका झलक इसमें भी दिखाई देता है। ठीक है, सो दिस वाज स्टेटेड बाय सर डॉर्नर। नेक्स्ट आता है न्यूलैंड। न्यूलैंड साहब दिए थे लॉ ऑफ ऑक्टेव। नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है इमर्ज होकर के न्यूलैंड। नेक्स्ट साइंटिस्ट वाज न्यूलैंड। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ octave. Newland's law of octave. Write it faster. Newland's law of octave दिखा क्या? Written. लिखते जाना। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, he arranged elements in such a manner that followed increasing order of atomic mass. That followed increasing order of atomic mass. That followed increasing order of atomic mass. That followed increasing order of atomic mass, and he suggested that लिख लिया। he suggested that according to his periodic table, fast लिखना थोड़ा। according to his periodic table, he arranged the elements in such a manner that first element had their periodic property or chemical property resembling to the eighth element। अब ऐसा कैसे होता है? जैसे होता है ना म्यूजिकल नोट्स, क्या होता है बताओ तो। बोलो बोलो, सा रे गा मा। एट्थ वाला फिर से रिपीट हो गया ना, सा फिर से सा से रिपीट हो गया। तो इस तरह से अरेंज किया था अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कि फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो एट्थ वाले से
प्रॉपर्टी उसका क्या हो जाएगा, रिजेंबल कर जाएगा, ठीक है। तो ही अकॉर्डिंग टू हिम he arranged the elements in such a manner that the periodic the chemical properties of the first element resembled nearly resembled nearly resembled nearly resembled nearly क्या हाल है बुआ, resembled nearly the chemical characteristics of the eighth element and every element in his periodic table did so। हर एक एलिमेंट उसके पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल ऐसा ही रिपीट करता था। देखते जाना, याद रखना उस समय कोई भी नोवेल गैस नहीं था, ठीक है। क्या बोले, नोवेल गैस नहीं था, तो हीलियम तो रहेगा ही नहीं। दिख रहा है, पहला ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और ये एट्थ आ गया ना। तो एवरी फर्स्ट एलिमेंट रिजेंबल्ड द पीरियोडिक प्रॉपर्टी विथ एट्थ एलिमेंट। और एक चीज और तुम लोग को नजर दिखा है, देखो यहाँ पर भी अगला लगता है तुमको क्या, आयोडीन आएगा, क्लोरीन क्लोरीन, समझा। देखना यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो किसके अंदर था पता है, डॉबलर के अंदर, लॉ ऑफ ट्रेड के अंदर था ना। वो तीनों एलिमेंट का झलक यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। बेरिलियम, सॉरी ये दिख रहा है, ये तो दिख ही गया। तो कुछ कुछ ट्रेड भी इसके अंदर नजर आता है। इसके फेल होने का रीजन था कि इट वर्कड वेल फॉर लाइटर एलिमेंट्स, मतलब जो हल्का एलिमेंट था उसके लिए तो ये काम किया, ठीक है। बट हैवियर एलिमेंट यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए फेल हो गया। अच्छा, इसके पीरियोडिक टेबल में कोई भी प्लेस इनर्ट गैस के लिए नहीं छोड़ा गया था, और संजोग से उसमें इनर्ट गैस खोजा भी नहीं गया था। तो जब इनर्ट गैस खोजा गया तो पता चला यहाँ पर तो कोई स्पेस ही नहीं है इनर्ट गैस के लिए, सो दिस वाज डिस्कार्डेड। सो दिस आर द डिमेरिट्स ऑफ न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल, ओके। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और बताते हैं, अगला जो आएगा, यहाँ तक तो कैल्शियम दिख रहा है, अगला डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाएगा ना, स्कैंडियम दिख रहा है। तो अभी तक तो गैपिंग कितना था, जैसे सपोज दैट लिथियम का लेते हैं, लिथियम का बताओ एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, यहाँ पर 19, यहाँ पर तो 8-8 का गैप था। लेकिन उसके बाद क्या आ जाएगा बताओ, रुबिडियम आएगा, रुबिडियम आ जाएगा ना 37। तो अब देखो गैप कितना का हो गया, कितना का हो गया, हाँ 18 का। 18 का क्यों हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट बीच में आ गया, समझा। तो इसलिए ये लाइटर एलिमेंट्स के लिए बस वर्क किया, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट था उसके लिए वर्क नहीं किया। सो दिस वाज डिस्कार्डेड, विच वाज डिस्कार्डेड, लॉ ऑफ ऑक्टेव बाय न्यूलैंड वाज फर्दर डिस्कार्डेड। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट इमर्ज करके आता है, कौन था पता है, डिमित्री मेंडेलीव। ही did a awesome job for the discovery of periodic table. He arranged elements in increasing order of atomic mass, ठीक है। He arranged the elements in increasing order of their atomic mass। अच्छा, तुमको एक चीज़ और पता है, बताते जाए कि कुछ एलिमेंट्स था जो जिसका वो भविष्यवाणी करके रख दिया, प्रोफेसी, ये एलिमेंट खोजा जाएगा, उसका डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, केमिकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हर कुछ निकाल करके रख दिया, ठीक है। और उसमें उसको किसी और नाम से रखा, वो बाद में आने वाले टाइम में पीरियोडिक टेबल में, अपने पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ दिया।
कि आने वाले टाइम में ये डिस्कवर करा जाएगा, और हुआ भी वैसा। जो आने वाला टाइम था उसमें जो डिस्कवर किया गया उसका सारा प्रॉपर्टी लगभग उससे मैच किया। तो दैट वाज मोस्ट रिमार्केबल जॉब बाय सर डिमित्री मेंडलीव। बट Mendeleev's periodic table I will discuss next day. Okay, till then here only.